अच्छा बारह, ठीक है, आ जाओ। तो हो क्या रहा था भाई, ये देख लो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बारह। तो एसआरसी देना है ना आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आपने कोई इमेज का एसआरसी उठाकर पेस्ट कर देना है। इमेज के एसआरसी मुराद ये है कि आपके पास किसी इमेज की लोकेशन होगी जो यहां पर पड़ी हुई होगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं कोई इमेज उठा लेता हूं जिसको मैं डेस्कटॉप पे ही डाल लूं, और मेरे ख्याल से यहां पर डेस्कटॉप पे कोई इमेज ऐसी नहीं पड़ी हुई होगी। तो एक काम करते हैं, हम कोई इमेज उठा के ले आते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। कहां पर, ये एक इमेज पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है ना एक इमेज, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां पर लाकर पेस्ट करें। ठीक है, अब ये देख लें आपकी वो नोटपैड की फाइल भी, इसको रीनेम कर लेते हैं, IMG कह देते हैं इसको, इमेज। और इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ना, हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम कहते हैं कि इस इमेज का वो क्या है, .png। ठीक, तो अब इधर आ जाए। अच्छा देखिए, अगर आप उसी फोल्डर में खड़े हुए हैं जिस फोल्डर में इमेज है, आपकी फाइल भी उसी फोल्डर के अंदर है, डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर, और इमेज भी आपकी कहां पर है, डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर। तो बता बोले ./img.png, img.png बोल दें आप, तो ये इसको उठाकर ले आएगा, या हो सकता है हमें ये भी ना लगाना पड़े .png। ठीक, ये हो गया। इसको मैंने यहां पर दे दिया। अच्छा होता क्या है, आप इमेज के टैग के अंदर ना एक ऑल्टर का भी ऑप्शन दे देते हैं। ऑल्टर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमेज लोड नहीं हुई, किसी भी वजह से अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती, तो फिर वहां पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑल्ट का टैग होता है, मतलब ऑल्ट का एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हम लिख देते हैं लोडिंग। ठीक है, ताकि यूजर को ऐसा लगे कि जो है वो इमेज लोड हो रही है। ठीक है, मैं यहां पर आ गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अब ये देखो इमेज आ गई उठकर, इमेज आ गई हमारी उठकर, या नहीं आई, आ गई इमेज उठकर। लेकिन फॉर एग्जांपल अब पता है बहुत सारे बच्चों को समझना इस बात में होता है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था यार हम यूआरएल कैसे सेट करें। आपको भी बहुत ज्यादा की मसला होगा कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा यार ये यूआरएल हमने सेट करना है, तो हम ये कैसे करें। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर याद रखेंगे तो आपको फायदा देंगे किसी भी चीज की सोर्स का यूआरएल बनाने में। अगर तो कोई इमेज आप उसी फोल्डर से उठा रहे हैं जिस फोल्डर में आपका डॉक्यूमेंट है, कौन सा केस बता रहा हूं मैं, कि जब आप इमेज उसी फोल्डर से उठा रहे हैं कि जिस फोल्डर में आपका डॉक्यूमेंट है, तो इस वक्त हम डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर में इमेज भी पड़ी हुई है, और डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर ही हमारी ये index.html भी पड़ी हुई है। तो मैंने डॉट स्लैश कर दिया। मान लो डेस्कटॉप से बाहर एक फोल्डर होता जिसका नाम फॉर एग्जांपल ABC होता, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये करके एक फोल्डर से बाहर जाते हैं, एक करके इससे फोल्डर से बाहर जाते हैं, और हमें ऑप्शन मिलते रहते हैं कि यार इससे बाहर कौन सा फोल्डर है, इससे बाहर कौन सा फोल्डर है। तो जिस फोल्डर में आपने जाना होता है उस फोल्डर का आप नाम लिखते हैं। फिर मान लो कि इसके बाद होता है ABC का फोल्डर, मैं ABC के फोल्डर में नाम लिख के चला जाता, ABC के फोल्डर के बाद में लिखता है ABC के फोल्डर के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास img.png पड़ी हुई है, तो मेरा कुछ इस तरीके का पूरा यूआरएल बन जाता। बताने का मकसद डबल डॉट बैकस्लैश करके आप एक फोल्डर से बाहर चले जाते हैं। मान लें उस फोल्डर के बाद वो वाला फोल्डर है कि जिसके अंदर आपकी इमेज है, तो आप उस वाले फोल्डर के बाद उस वाले फोल्डर का नाम लिखेंगे जिसमें इमेज है, तो उस वाले फोल्डर का नाम क्या है हमारे पास, ABC, और आप उसके अंदर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है अभी, ये इमेज मेरे पास कहां पड़ी हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर ही पड़ी हुई है ना सामने। मैं इसको डेस्कटॉप से हटाता हूं और एक नया फोल्डर बना लेता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं, अच्छा एक मिनट, चलो अभी इसी से बनाते हैं। एक फोल्डर मैंने यहां पर बना लिया, किस नाम का फोल्डर मैंने यहां पर बना लिया, इमेजेस के नाम का, या मेरे ख्याल से रीनेम कर लेते हैं, इमेजेस के नाम का एक फोल्डर बनाया, और ये IMG उठाकर किधर पेस्ट कर दी, ये IMG उठाकर मैंने इमेजेस के अंदर मूव करा दी। ठीक है, अब डायरेक्टली अब देखो क्या होगा, मैं पुराना वाला यूआरएल देता हूं जो मैंने पहले दिया था। पहले मैंने क्या दिया था यूआरएल, एक डॉट लगाकर, एक डॉट कब लगाएंगे, जब आपके पास उसी फोल्डर पड़ा हुआ होगा। मैं इसको जाकर लोड करता हूं, तो लोड किया मैंने, तो अब ये देखो अब इमेज नहीं, अब क्या लिखा हुआ आ गया, इसको जगाओ, किस दुनिया में बेटा नजर आ रहा है ना, पढ़ा रहा हूं। तो ये देखिए ये लोडिंग क्यों लिखा हुआ आया, क्योंकि मैंने ऑल्ट के अंदर दे रखा था लोडिंग। जब इमेज इसको नहीं मिलेगी, इमेज इसको क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही भाई, अब इसको इमेज, क्योंकि अब आपने उसको फोल्डर में डाल दिया, तो यूआरएल अब सही मैच नहीं हो रहा। अब आप क्या करें,
अब आप बोलेंगे भाई अब ये डायरेक्टली इमेज को एक्सेस नहीं करो, अब आप बोलोगे यार ये देखिए ना, फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई मेरे इमेजेस के फोल्डर के अंदर, सॉरी मेरे डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर है और उस इमेजेस के फोल्डर के अंदर img.png है। यही होगा बेटा, तुम्हें मैं यहां सामने दिखा रहा हूं, यहां देख लो, ऐसा ही है ना। अब मेरे पास डेस्कटॉप पर एक इमेजेस का फोल्डर है और उस इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरे पास img.png है, तो मैं यहां से उठा लूंगा। अब सेव करके रिफ्रेश करता हूं, इंशाल्लाह चल जाएगा। ठीक है, आ गई इमेज। ठीक है, जो काम मैं तुम्हें इतनी आसानी से करके दिखा रहा हूं उसमें 10 जगह फंसोगे अगर तुमने गौर से नहीं सुना तो, क्योंकि तुमसे यूआरएल नहीं बन रहा होगा। बात समझ रहे हो? अगर उसी फोल्डर में हो तो डॉट बैकस्लैश, अगर डायरेक्ट इमेज है तो इमेज का नाम और उसकी एक्सटेंशन, इमेज की एक्सटेंशन क्या है, पीएनजी है, जेपीजी है, जेपीईजी है, वो डॉट करके साथ। अगर उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसमें इमेज है तो डॉट करके पहले उस फोल्डर में जाओ, मतलब ये तुमने यूआरएल लिखा है, इस यूआरएल में तुम ये बता रहे हो कि भाई इस डॉट से तुमने रिप्रेजेंट किया, डॉट बैकस्लैश में बताया कि मैं उसी फोल्डर में रहना चाहता हूं, यानी कि इसमें डेस्कटॉप में। अगर मैं डबल डॉट रहता तो मैं डेस्कटॉप से बाहर चला जाता, सिंगल डॉट से मैं डेस्कटॉप के अंदर हूं, बैकस्लैश करके मैं किस फोल्डर में आया, इमेजेस के फोल्डर में। और इमेजेस के फोल्डर के अंदर क्या था, अगर मान लो इमेजेस के अंदर एक और फोल्डर होता और उसके अंदर इमेज होती तो मैं लिखता इमेजेस के अंदर उस फोल्डर का नाम जो इमेजेस के अंदर था और उस फोल्डर के अंदर उस इमेज का नाम जो उसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यूआरएल बनाने हैं जो हम यहां पर लगाकर चला रहे होंगे। बोलो बात क्लियर है? तो ये यूआरएल बनाना समझ में आ गया, यूआरएल कैसे बनाना है हमने। ठीक है, अब क्या होगा, तो मैं कोई भी नेस्टेड इमेज अगर उठाना चाहूंगा तो फॉर एग्जांपल मैं इमेज उठाना चाहता हूं कहां से, स्कूल के अंदर भी आपको मसला आता होगा, यार मिस बोल रही है भाई एक्सपेरिमेंट में पिक्चर लगा दो, अब एसआरसी नहीं बन रहा आपसे, तो एसआरसी के अंदर आप यूआरएल सही नहीं दे पा रहे, मसला आ रहा है। बात क्लियर है? अगर तो इमेज उधर ही पड़ी है तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मान लो कि जो है मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं भाई कि मेरे पास ये इस तरीके से हो कि इसको मैं कहीं और से उठाऊं, कहीं और से मुराद कहां से उठा लेते हैं इसको, ये पिक्चर्स हैं, अब देखना ही पड़ेगा, ये आप ये देख रहे हैं दिस पीसी, मैं इस पीसी के अंदर आया, मैं गया पिक्चर्स के अंदर, चलो मैं इसका ना अब मुझे सिर्फ ये देखना पड़ेगा, मैं जाता हूं अपने सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर एक्चुअली मेरा होता है डेस्कटॉप का फोल्डर, तो पब्लिक नहीं इधर नहीं है, एक मिनट रुक जाए जरा, ठीक। अच्छा ये देखिए जरा, यहां सुने मेरी बात, मैं चेक करता हूं, आ जाए जरा सीएमडी में आ जाए यूआरएल बनाने के लिए। अब आप ये देख रहे हैं इस टाइम मैं कहां खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं सी यूजर डेल डेस्कटॉप। अगर मैं इससे पिक्चर्स में जाने की कोशिश करता हूं तो क्या मैं जा पाता हूं, हाँ भाई चला गया मैं, ठीक सही। और इसमें अगर मैं डेस्कटॉप, देखो बस सही है, पता चल गया क्या चल रही है कहानी भाई। ये देखो मैं मेरे ख्याल से सिर्फ ये लिखूंगा तो मैं बल्कि एक डी में आ गया, ठीक है, सी में चले जाओ भाई, सी में चला गया। सुन लो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम लोगों को ये बताता हूं अभी क्या हो रहा है। मुझे एक बात जो क्लियर हो गई वो ये कि अभी मैं खड़ा हूं कहां पर, डेल के अंदर पिक्चर्स में। अगर मैं जाता हूं डेल से, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर मैं सीडी करके जाता हूं डेस्कटॉप में तो क्या मैं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। क्यों नहीं जा पाऊंगा मैं, इसलिए नहीं जा पाऊंगा क्योंकि जो मेरा डेस्कटॉप का फोल्डर है वो पिक्चर्स के अंदर थोड़ी है, वो तो डेल के अंदर है, सही। अब ये देखो जब मैं सीडी स्लैश लिखता हूं तो सीडी स्लैश करके मुझे रूट डायरेक्टरी में ले जाता है। रूट डायरेक्टरी कौन सी है मेरी, सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है यूजर्स, तो मैं चेंज डायरेक्टरी करता हूं और उसके अंदर कहां आ जाता हूं, यूजर्स के अंदर। यूजर्स के अंदर आ गया, यूजर्स के अंदर मेरे पड़ा हुआ है डेल्स का फोल्डर, मैं डेल में आ गया। फिर मैं चेंज डायरेक्टरी करता हूं, चेंज डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है किसका फोल्डर, डेस्कटॉप का फोल्डर, मैं डेस्कटॉप में आ गया। अभी मैं डेस्कटॉप में खड़ा हूं, मान लो मुझे इमेज उठानी है कहां से, पिक्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट से,
मान लो इमेज मैंने कहां से उठानी है, पिक्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट से। तो मैं क्या करूंगा जरा गौर से देखो। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहां गौर से देखना मेरी बात बेटा, बहुत अभी बात समझा रहा हूं, जो समझ जाएंगे उनको फायदा ही मिलेगा। सबसे पहले डबल स्लैश बैक करके मैं डेस्कटॉप से बाहर आ गया, डेस्कटॉप से बाहर आ गया, मैं डेल के अंदर हूं, डेल के अंदर सारे फोल्डर है, पिक्चर्स भी है, डेस्कटॉप भी है। उसके अंदर से मैं चला गया कहां पर, नाम का बड़ा ख्याल रखना, नाम गलत नहीं देना। कहां चला जाऊंगा मैं चला जाऊंगा, टी कैपिटल है, ठीक है, पिक्चर्स, पिक्चर्स में आ गया मैं। पिक्चर्स के अंदर कौन सा फोल्डर है हमारे पास, पिक्चर्स के अंदर हमारे पास फोल्डर है कौन सा, स्क्रीनशॉट्स। तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा कहां पर, स्क्रीनशॉट्स में। अच्छा, एस नेम का बड़ा ख्याल रखना, स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट के अंदर आता हूं मैं, और स्क्रीनशॉट के अंदर आने के बाद मैं कोई स्क्रीनशॉट उठाता हूं, कोई सा भी, जैसे ये है कुछ पड़ा हुआ, तो इसको उठा लेता हूं। इसका नाम क्या है, इसको रीनेम करते हैं और इसको जंक्शन, ये यहां से हट जाएगा। अब ढूंढ लो भाई, जंक्शन कहां गया, ये आ गया। इसकी एक्सटेंशन देखो, इसकी एक्सटेंशन क्या है, प्रॉपर्टीज में जाकर, तो पीएनजी इसकी एक्सटेंशन है। क्या नेम रखूं मैं यहां पर, जंक्शन डॉट, क्या लगता है आनी चाहिए इमेज, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, हियर यू गो, वी हैव अ जंक्शन डॉट पीएनजी। बात समझ में आ रही है, क्या किया हमने, डबल डॉट बैकस्लैश करके गए डेस्कटॉप से बाहर, डेस्कटॉप के अंदर सब पड़ा था, पिक्चर्स पड़ी थी, सब पिक्चर्स के अंदर गए, पिक्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट के अंदर गए, स्क्रीनशॉट के अंदर हमारा क्या बना हुआ है, जंक्शन डॉट पीएनजी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम एक सही यूआरएल बना सकते हो। तो अगर तुम्हारी मिस तुम्हें स्कूल में कोई प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर रहे हो और मिस कहती है बेटा वेब पेज के ऊपर पिक्चर लगाओ, तो सबसे पहले तुम ये देखोगे वो पिक्चर कहां पड़ी हुई है। तुम डेस्कटॉप पे हो गई ना, तो डेस्कटॉप किसके अंदर होता है, सी ड्राइव के अंदर ही होता। तुम डेस्कटॉप पे खड़े हो, अगर डेस्कटॉप पर ही है इमेज तो क्या करोगे, अगर डेस्कटॉप पर एक इमेज है तो तुम मुझे उस इमेज का नाम है, मान लो ing2.png, तो क्या यूआरएल तुम बनाओगे, डेस्कटॉप पे बनी हुई है, एक डॉट लगाकर एक फॉरवर्ड स्लैश और ing2.png। लेकिन मैंने तो बोला डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है इमेजेस का, इमेजेस के अंदर ing2.png, तो क्या करोगे, नहीं 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 नहीं, डॉट स्लैश। अभी तुम डेस्कटॉप के अंदर ही खेल रहे हो, सब कुछ जो कर रहे हो डेस्कटॉप के अंदर कर रहे हो, तो जब तक तुम डेस्कटॉप के अंदर ही हो तब तक एक डॉट फॉरवर्ड स्लैश। जब तुम्हें डेस्कटॉप से बाहर जाना होगा तब तुम क्या करोगे, डबल डॉट लगाकर डेस्कटॉप से बाहर आ जाओगे। क्लियर है, और डेस्कटॉप के बाहर जो फोल्डर पड़ा होगा उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए उस फोल्डर का नाम लिखकर उस फोल्डर के अंदर चले जाओगे। बात क्लियर हो गई है, कैसे इमेज उठानी है, सही है ना। तो मसला भी होगा नहीं होगा ना इमेज का यूआरएल बनाने में। मेरी बात याद रखना, देखो हमने जो भी यूआरएल बनाया वो सब सही बने, ठीक है, लॉजिकली चलोगे सब सही बनेगा। ये मत करना कि हाँ हमने ऐसा सुना था वैसे, कि लॉजिकली बात को पकड़ो, डबल डॉट स्लैश से बाहर जाता है, सिंगल डॉट स्लैश से उसी के अंदर रहता है। अब मान लो एक कोई डॉक्यूमेंट तो सी के अंदर पड़ा हुआ होता, तो मैं तो डेस्कटॉप से बाहर आया हूं, तो मैं डेल में आया हूं, डबल डॉट करके डेल से बाहर जाऊंगा, डेल से बाहर जाऊंगा तो यूजर में चला जाऊंगा, यूजर से बाहर जाऊंगा तो प्योर सी ड्राइव में चला जाऊंगा। और मान लो कुछ मैंने सी ड्राइव में रखा हुआ होता तो मैं वहां से उठा के लाता था। सही है ना, इस तरीके से करेंगे आपका पूरा यूआरएल बन जाएगा। ठीक है, कोई मसला वाली बात यहां तक सबको समझ में आया इसके अंदर हमने क्या किया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अच्छा आप क्या कर सकते हैं, अभी देखिए इस इमेज का साइज जो है ना वो अच्छा खासी बड़ा आया है। अच्छा ये एक बहुत ही मुश्किल सा टॉपिक था, ये तो मैं भी पढ़ रहा था। क्या है ये, ट्रांजिस्टर्स हैं ये। चलो भाई आ जाओ। तो भाई ठीक है, एसआरसी बनाना सिखाया था स्कूल में, यूआरएल, यूआरएल कैसे बनाते हैं तुम्हें पता क्यों नहीं था भाई तुम लोग है? अरे तो वो तो भाई वो यूआरएल थोड़ी है, वो तो ऑल्ट के अंदर दे रहे हैं ना, ये लिखा हमने भी तो लिखा लोडिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात नहीं बताई जाती। अगर ये मैं भी प्रैक्टिकली ना करता होता ना तो मुझे ये यूआरएल बनाने बहुत मसले होते। बात समझ रहे हैं, हम प्रैक्टिकली करते हैं तो इस वजह से। वो तो यूआरएल इमेजेस के लिए नहीं बनाते हम, दूसरी चीजों के लिए बना रहे होते हैं, लेकिन सही यूआरएल बनाना जरूरी होता है। बात समझ रहे हैं।
लर्निंग के टाइम पर आपको नहीं पता चलता कि सिंगल डॉट करके आप बाहर जाते हैं, डबल डॉट करके आप इधर आते हैं, ये कहानी आपको कोई नहीं सुनाएगा। मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ, सही है ना? तो याद रखिएगा मेरी वाली बात, ठीक है? इनफैक्ट मैं डिप्लोमा कर रहा था वेब का, जब तब भी ये यूआरएल बारे में बताया था, तो यूआरएल बनाते हैं, बस ये बात हुई, ठीक है? तो ये कैसे बनाना है, कैसे फोल्डर से बाहर जाना है, याद रखेंगे आप इस बात को। अच्छा, इसके बाद इमेज का टैग समझ में आ गया है, इमेज कैसे रखनी है। अच्छा इमेज, अच्छा देखिए मैंने आपको बताया इमेज है सेल्फ क्लोजिंग टैग। इमेज कैसा है? सेल्फ क्लोजिंग टैग। इमेज का अपना कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये देख लो, यहां पे ओपन हुआ और वहां पर हो गया बेटा क्लोज, वहां पर क्लोज हो गया ना, तो इसका अपना कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है सबको? इसमें कोई सवाल है भाई? चले वाली बात सबको। हेडिंग कैसे लगानी है? मान गया माही, तुम लोग क्योंकि पहले दफा पढ़ रहे हो एचटीएमएल, तो तुम लोग बताओ, तुम लोग क्लियर है वाली बात? बनवाऊंगा मैं एक पेज आज, यहीं बनवाऊंगा, छुट्टी दे दूंगा, उससे पहले बता रहा हूं, अभी बनवाऊंगा। क्या हुआ? वीडियो चल रही है ना, चलने दो। 12 ऐसा कुछ आए तो पॉज कर दिया करना, बंद नहीं करना, पॉज करना, ठीक है? अच्छा 12 ये आपने कर दिया। अगर आप इमेज का हाइट और विड्थ सेट करना चाहें तो आप हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। मैं इमेज की हाइट विड्थ थोड़ी सी सेट कर देता हूं। यहां से आप दे दें इमेज को हाइट, कितनी दे दें? हाइट दे दें 500, आधी हो जाएगी, और विड्थ भी दे दें कितनी? 500। देखते हैं, वरना फिर यूनिट भी लगा देंगे साथ, ठीक है? छोटी हो गई इमेज हमारी। हाइट विड्थ सेट किया बेटा, ये देखो हाइट लगा दी 500, विड्थ लगा दी 500। ज्यादा करेंगे ज्यादा हो जाएगी, कर दो 800, 800 करो ज्यादा हो जाएगी। शयान क्या हुआ, ज्यादा तकलीफ हो रही है? कोई बात नहीं, थोड़ा सा ख्याल कर लो। अच्छा ये देख लें, मैंने रिफ्रेश किया तो फिर ये सेट हो गया, ठीक है? मतलब मैंने इमेज साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो आप बढ़ा देंगे यहां से इमेज साइज, तो वो सेट भी हो जाएगा, ठीक है? सबको ये वाली बात क्लियर है कि इमेज साइज हमने किस तरीके से लगाना होता है, इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं है, ठीक है? अच्छा हम ना एक काम और कर सकते हैं, एक चीज तुम लोग को और दिखाता हूँ एचटीएमएल के अंदर। आप क्या कर सकते हैं, आप ना किसी एक मिनट, 12 इसके अलावा आइए, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप लिस्टिंग कर सकते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर, लिस्टिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं लिस्टिंग, आप वो भी देख लें। आप 2-3 तरीके के लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा आप एक बात नोट करें, तो जितना काम हम कर रहे हैं वो हम सब किस में कर रहे हैं? बॉडी के टैग में। जितना काम भी हमारा चल रहा है वो सब किस में चल रहा है? बॉडी के टैग में चल रहा है। तो जितना भी काम हमारा हो रहा है वो बॉडी के टैग के अंदर हो रहा है। तो अब जरा यहां आइए, बॉडी के टैग के अंदर ही आपने एक काम और करना है। क्या करना है आपने बॉडी के टैग के अंदर काम? वो काम आपने ये करना है बॉडी के टैग में कि आपने इसी के अंदर लिस्टिंग बनानी है। कैसे बनाएंगे लिस्टिंग? सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लें कि आपने ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है या आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। सबसे पहला काम क्या है भाई? ये डिसाइड करें कि ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है या अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप ओएल का इस्तेमाल करते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप यूएल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? क्या बेटा, पहले लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद फिर लिस्ट में एलिमेंट डालते हैं एलआई के थ्रू, ठीक है? क्या यूएल और ओएल में ऑर्डर और अनऑर्डर के अंदर क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट जो होगी वो सीक्वेंस 1 2 3 4 नंबर दिखाई दे रहे होंगे उसको, आप उसके अंदर आपको, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपको बुलेट पॉइंट्स लिखे होंगे, कोई डॉट लगा के वो लिख देंगे, लेकिन नंबर भी लिखे होंगे। मैं दोनों बना देता हूं। जैसे मैंने बनाई ऑर्डर्ड लिस्ट, तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए ये देख लें भाई, ये मैंने बना ली ऑर्डर्ड लिस्ट, और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए मैंने यहां पर बोला भाई 5-6 एलआई के टैग लगा दो। हम कुछ यहां पर फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं।
वो मुझे नजर आता है, तुम लोगों का ध्यान कहाँ ज्यादा है। होगा बेटा। किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि एल आई क्लोज नहीं हुआ हुआ, ये नजर आ रहा है। इडियट। सब में मैंगो ही लिख देते। 5 लिख लेते हैं, ठीक है। अब पता नहीं यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट आई थिंक तो नहीं कर सकते होंगे, हाँ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ आता हूँ जरा मैं, और इधर आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद अब ये देखें एक लिस्ट बनी। अब इस लिस्ट में देखें ना, नंबर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। ये नंबर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने ऑर्डर लिस्ट ओएल बनाई है। लेकिन आप सिर्फ इस ओएल को यूएल में चेंज कर दें, और अब रिफ्रेश करें, तो अब ये देखिए ना बुलेट्स आ रहा है। ये फर्क है ओएल और यूएल के अंदर। ओएल लगाएंगे ऑर्डर लिस्ट बनेगी, नंबर लिखे हुए आएंगे। यूएल बनाएंगे अनऑर्डर लिस्ट बनेगी, ऐसे बुलेट्स बने हुए आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये काम आप कर लें इसके थ्रू, HTML के थ्रू कर ले, ठीक है। इसके बाद अच्छा मैंने आपको बात बताई कि कर्सर कहां है। हाँ, तो मैंने आपको बात बताई कि हमारे पास एक तो लाइन ब्रेक के नहीं है, आपके पास एनडीएसपी है, आप एनडीएसपी करके लाइन को ब्रेक कर लें। वरना उसके बाद उसके अलावा आपके पास एक तरीका है बीआर का। अच्छा, बीआर भी जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका भी कोई अपना क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये कैसा टैग है? सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो आपने इसको यहां से सेव करना है, सेव करने के बाद आपने रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें। क्या वो शेयर आ रही है? तो ये देखिए स्पेस आ गया। तो ये काम आप एनडीएसपी से भी कर सकते थे और बीआर के थ्रू भी कर सकते थे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक टैग और होता है, वो भी सेल्फ क्लोजिंग ही है, जिसको हम कहते हैं एचआर का टैग। एचआर का मतलब हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर किसने बोला? ये देखो भाई, अगर मैं यहां पर एक एचआर का टैग दे देता हूं, वो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो ये एचआर का टैग क्या करेगा? तो ये एचआर का टैग एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देगा। देखो लाइन लग गई नीचे। ये एचआर का टैग क्या करता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता है। ये देख लें, जैसे बीआर का है ना, वैसे ही एचआर का टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है एचआर का। तो भाई ये एचआर का आपके पास क्या मौजूद है? सेल्फ क्लोजिंग टैग मौजूद है। बात क्लियर है? 2 एचआर लगा देंगे, 2 एचआर, 2 लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो जितनी दफा मतलब जितना आप बीआर लगाओ उतनी लाइन का ब्रेक, जितना आप एचआर लगाओ उतनी लाइन का ब्रेक। लेकिन बड़ा का इस्तेमाल करे होगा, लेकिन होता है इस्तेमाल कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कितने टैग मैंने आपको बताया? मैंने आपको हेडिंग के टैग बताया, मैंने आपको पैराग्राफ के टैग बताया, मैंने इमेज बताई। अच्छा, इमेज के अंदर ये चीजें जरा देख लें। ये जो हमने इमेज के टैग के बीच में लिखा है, ये जैसे ये एसआरसी है, या ये ब्रेड है, या हाइट है, ये कहलाते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट। जैसे इमेज के टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट आ सकते हैं? इमेज के टैग में एसआरसी का एट्रीब्यूट आ सकता है, इमेज के टैग में हाइट का एट्रीब्यूट आ सकता है, इमेज के टैग में विड्थ का एट्रीब्यूट आ सकता है, या इमेज के टैग में आपके पास फिर जो है वो, मैं और 2 मिनट माइनस कर लूं जरा। इमेज के टैग में हमारे पास और क्या क्या आ सकता है? इमेज के टैग में देखो एसआरसी का एट्रीब्यूट है, हाइट का एट्रीब्यूट है, विड्थ का एट्रीब्यूट है, ऑल्ट का एट्रीब्यूट है। सारे एट्रीब्यूट्स है हमारे पास किसके अंदर? आईएमजी के अंदर। बात क्लियर है? आईएमजी के अंदर आप इस तरीके के एट्रीब्यूट्स लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास बाकी मैंने किसी में भी एट्रीब्यूट्स लगाई नहीं है, लेकिन स्टाइल का एट्रीब्यूट ऑलमोस्ट हर किसी में होता है। हर टैग के अंदर आपके पास एक अदद स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है। तो वो देख लें स्टाइल का एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं। जैसे मैं आया यूएल पर, यूएल पे मैंने बोला स्टाइल। स्टाइल का होता है एट्रीब्यूट, इसके अंदर आप खोलेंगे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस खोल लिया आपने। जब आप कर्ली ब्रेसेस खोलेंगे तो उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे अंदर क्या होता था, हम इसका कर देंगे स्टाइलिंग। हम कलर चेंज कर देना है, कलर हमने इसमें लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल कलर मैं इसका कहता हूं यार कलर कर दो इसका रेड, ठीक है। और मैंने इसको सेव किया, तो चेक करते हैं क्या मेरे यूआरएल का कलर रेड हुआ है। तो नहीं, अभी तो नहीं हुआ।
कलर मैंने कर दिया इसका रेड, रेड के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लूं, रिफ्रेश देखो हो गया भाई, ठीक है, कलर चेंज हो गया। तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इससे इनफैक्ट आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, सारी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। कहां पर? स्टाइल के टैग के अंदर। अच्छा, इस स्टाइलिंग को हम कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। क्या कहते हैं? इंटरनल स्टाइलिंग। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इंटरनल स्टाइलिंग की होती है। एक एक्सटर्नल स्टाइलिंग भी होती है जिसके अंदर हम स्टाइल शीट अलग से लिख रहे होते हैं। मान लिया आपने इंटरनल स्टाइलिंग भी कर रखी है और एक्सटर्नल स्टाइलिंग भी कर रखी है, तो प्रायोरिटी किसकी होगी? इंटरनल स्टाइलिंग की, जो काम आपने टैग के ऊपर कर रखा होगा। अच्छा, फिर ये कलर रेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं, जब आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे तो बैकग्राउंड कलर आप लगा दें इसका, मान लें ब्लैक लगा देता हूं मैं। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका क्या लगा दिया? ब्लैक लगा दिया। और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लूं और यहां नीचे ले आऊं। अच्छा, एक मिनट, अब इंडिविजुअली जो मेरा यूएल है उसका कलर ब्लैक आई थिंक सो आएगा नहीं, क्योंकि हमने इसको डिव में नहीं रखा हुआ है। हाँ, अभी नहीं आ रहा, लेकिन हो जाएगा। बहरहाल फिल वक्त भी हमारा काम इतना स्टाइलिंग से नहीं है, स्टाइलिंग पे फिर कभी बात करेंगे। स्टाइलिंग भी अपने अंदर पूरी दुनिया है, लेकिन फिल वक्त इतना याद रखिए, स्टाइल के थ्रू स्टाइल का एट्रीब्यूट है, टैग नहीं है। और ये हर किसी में चलेगा, हर टैग के अंदर बॉडी को छोड़ के, बॉडी में भी हो सकता है वैसे, H1 में, H1 से लेकर H6 तक, इमेज में, LI में, UL में, टाइटल में, हेड में, इसमें सब में आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। स्टाइल का टैग इस्तेमाल करके सबको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात क्लियर है? यहां पर कोई ऐसा टैग जो आपको स्कूल में पढ़ाया हो और वो यहां डिस्कस ना हो तो बोल लीजिए कि हम उसको डिस्कस कर लें। रिबन, टेबल का टैग। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है भाई। तो आप ये देख लें HTML के अंदर टेबल का टैग कैसे काम करता है। HTML टेबल का टैग के लिए सबसे पहले आपने एक टेबल का टैग खोलना है और फिर क्लोज कर लेना है। यह आपने टेबल का टैग खोला और यह आपने टेबल का टैग क्लोज कर लिया। टेबल के अंदर फिर आएगा आपके पास TH का, टेबल हेड का टैग। सही है, TH का हेड आ जाएगा और इसके अंदर आप टेबल के हेड बना लेंगे। किस तरीके से? ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो हेड बना लेता हूं। कैसे? एक बना लेता हूं नेम, और एक मैं बना लेता हूं किसका? एक मैं बना लेता हूं कॉन्टैक्ट। ये दो मैंने बनाए और इसको जरा मैं देख लो किस तरीके से आ रहा है। इसको चला के रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद यहां देख लो तो ये आपके पास दो नेम आ गए। ठीक है, उसके बाद आपने करना है क्या? टेबल TR का टैग खोलेंगे आप और TR के अंदर आप क्या करेंगे? TR के अंदर आप TD का टैग खोलेंगे, टेबल डेटा। ये होता है टेबल रॉ, फिर होता है टेबल डेटा। तो भाई इसके अंदर आने के बाद आप यहां लिख दीजिए क्या जो आपने डेटा डालना है। पहले में नेम में आप नेम आप रख लें अली, और एक और दूसरे में आप क्या रखना चाहते हैं? दूसरे में आप रख लें कॉन्टैक्ट में इसका नंबर लिख देते हैं हम। ठीक है, ये हमने इसका नंबर रखा और उसके बाद हमने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश अगर नीचे आए तो ये देख लो भाई एक कॉलम बन गया, टेबल सा बनता जा रहा है। अब अगर आप यहां पर क्या बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप यहां पर एक कॉलम और बनाना चाहते हैं तो आप उसको किस में ऐड कर दें? TH में। मैं TH में और ऐड कर देता हूं। तो TH के अंदर आप क्या लगा दें? TH में आप लगा दें क्या? चलो, कुछ कह रहे थे? एड्रेस लगा दो, एड्रेस में आ जाओ यहां, ये TH लगा लो। ठीक है, तो देख लेना तुम्हारा एक कॉलम और बढ़ गया होगा। तो ये लो भाई, एक कॉलम आपका और बढ़ जाएगा। कहां गया? आ गया। स्टाइलिंग के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अभी वो हम नहीं करें, टेबल बना लेना आपने। ये आ गया। अब आप क्या चाहते हैं?
आप यहां पर एड्रेस भी देना चाहते हो तो आप टीडी में एक और टीडी ऐड करते हैं यहां से। यहां क्या आ जाएगा भाई, एड्रेस हम डाल देते हैं R76 सेक्टर सी। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ये टीआर एक रॉ बना रहा है, ये टेबल की एक रॉ बन रही है भाई, ये याद रखेंगे, बात क्लियर है। ये टेबल की एक रॉ बनती जा रही है। ये हमने सेव किया, इधर आया, रिफ्रेश किया, नीचे गया, आ गया एड्रेस भी। अब मान लो मैं एक और रॉ ऐड करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, ये जो मैंने टेबल रॉ बनाई थी एक, क्या हो गया, इस एक टेबल रॉ को मैं कॉपी करूं और इसको मैं यहां लाकर एक बार पेस्ट करूं, फिर दूसरा पेस्ट करूं, फिर तीसरा पेस्ट कर दूं और यहां लाने के बाद रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश करके नीचे लाऊं तो यहां पे इतनी रॉज बन गई। उस टेबल रॉ के अंदर आप डेटा चेंज कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करना है, टेबल का टैग खोला, टेबल हेड, TH में जितने हेड बनाने वो लिख दो सारे। फिर टेबल रॉ में जितने हेड है उनका डेटा इस टैग में TD के अंदर। बात क्लियर है? लॉजिकली याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, टेबल के अंदर टी हेड के बाद रॉ में डालने के TR का टैग, TR के अंदर टेबल डेटा TD का टैग। इस तरीके से काम आपका चलता रहेगा। कैसे डालने हैं हम, TR और TR के अंदर तीनों हेड का डेटा। अब मान लो यहां पर मैं टी हेड एक और बनाता तो यहां पर मुझे सब में TD को बनाना पड़ता सारी रॉज में। ये देख लो बेटा, तुम्हारी ये एक रॉ है, ये तुम्हारी दूसरी रॉ है, ये एक एक रॉ बनी हुई है पूरी। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है इसके अंदर? ये तुम्हारे पास एक एक रॉ बना के रखी हुई है हमने, जो कि इस तरीके से काम कर रही होगी। टेबल में कोई मसला किसी को? टेबल सबको समझ में आया टेबल किस तरीके से काम कर रहा है? इसके अलावा कोई टैग जो आपने पढ़ा हो क्या? चलो भाई, ये ख्वाहिश भी तुम्हारी पूरी करता है। ये देख लें, ये पैकेज जो है ना, ये वाला एलिमेंट डेप्रिकेटेड हो गया है। डेप्रिकेटेड है वो एक टैग होता है जिनको HTML ने निकाल दिया। दिस फीचर इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड because so many browser might still support it. It may have been removed from the relevant web standard. क्या हो गया होगा मेरे ख्याल से, HTML के नए वर्जन के अंदर उसको रिमूव कर दिया। अभी भी मैं लगाऊंगा, चल जाएगा, लेकिन ठीक है, जरूरत नहीं, कहीं इस्तेमाल होते हुए आप नहीं देखेंगे। ठीक हो गया ये। अब बताओ भाई, HTML समझ में आई है? ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब कुछ चीजें जो मैंने आपको CMD की पढ़ानी थी वो आप देख लें, तो फिर ये होगा कि आपकी CMD वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे CMD के अंदर कुछ काम, जैसे भी मैं डायरेक्टरी को चेंज कर रहा था, काम किस तरीके से होता है देख लें। हाँ भाई, शुरू करें। ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, मैं भेज दूंगा ये आप लोगों को ना। बहरहाल अब ये देख लें भाई, जितना भी काम अभी हम कर रहे थे, ये सारा काम GUI के ऊपर हो रहा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, ब्राउजर से हम जा रहे थे, सारा काम हम कर रहे थे, ठीक है। सबको HTML समझ में आई है, URL कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, पहले भी आप पढ़ चुके थे। तो दिस इज अ रिवीजन क्लास, तो आपकी काफी सारी चीजें इसमें रिवाइज हो जानी चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन हो गया, HTML हो गया। अच्छा, इसके बाद डेटाबेस की हमारी बात हुई थी ना, तो मैं आज तुम लोगों को डेटाबेस भी दिखाता हूं कि प्रैक्टिकली रियलिटी में डेटाबेस किस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर एक MongoDB लिखा हुआ था MongoDB।
तो आप देखें जरा एक्चुअली में MongoDB कंपास होता क्या है और MongoDB कंपास किस तरीके से काम करता है। ये कंपास खोल लिया है मैंने, और अरे यार ब्राउजर में मुझे कहीं नजर आता कर्सर किधर जा रहा है। ठीक, लोकली मैं इसको कनेक्ट करूं और कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ चीजें दिखाऊं, तो कुछ भी ना करें, जरा यहां देखें गौर से। कुछ चीजें थी जो मैंने आपको दिखाई थी। अब ये देखो बेटा, मैंने तुम्हें क्या बताया, अब ये किसी यूजर का डेटा है। अब वो सारी बातें जो मैं तुमसे करता था वो मैं तुम्हें यहां दिखा रहा हूं, कौन से देख लो। अभी एक यूजर जनरेट किया हमने, कोई आया, उसने अपने अकाउंट के ऊपर आया, अपनी सारी डिटेल उसने दी, उसने अपना ईमेल एड्रेस दिया, उसने अपना पासवर्ड दिया, सब कुछ उसने क्रिएट किया ना। तो ऐसा एक यूजर आकर डेटाबेस में स्टोर हो गया। ये MongoDB की सीक्वेंस है, जेसन फॉर्मेट MongoDB का है, SQL में होता है, टेबल में स्टोर हुआ होता है डेटाबेस। अब यहां तुम समझिए ना सब अच्छे तरीके से। मैंने आपको बोला था ना, एक प्राइमरी की होती है, हर डेटा की एक यूनिक की होती है, तो ये रही वो यूनिक की। मोस्ट ऑफ द टाइम डेटाबेस को खुद से जनरेट कर रहे होते हैं। लॉगिन टाइप बताती है उसने, अच्छा यूजर नेम आ गया, फुल नेम आ गया, ईमेल आ गया, मेरे को पासवर्ड। क्या उसने ये पासवर्ड रखा है? नहीं, ये पासवर्ड है इनक्रिप्टेड। मैंने आपको बताया डेटाबेस में अगर हम चले जाएं तो यूजर का क्या पासवर्ड है वो हम नहीं समझते। बात हमारी हुई थी, तो ये देखो इनक्रिप्टेड पड़ा हुआ है ना पासवर्ड। आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है? क्यों? पासवर्ड इनक्रिप्टेड है। जब यूजर ने क्रिएट किया था क्या इनक्रिप्टेड क्रिएट किया था? नहीं, जब सेव किया है तो इनक्रिप्टेड किया है। तो मेरे पास एक्सेस है, फिर भी मैं इस यूजर को लॉगिन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास इसके पासवर्ड की इनक्रिप्टेड फॉर्म है, और तो मुझे इसका पासवर्ड पता है तो मैं कर दूंगा। फिर ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है, कब क्रिएट हुआ था, तो ये भी आ रहा है 2023 में भाई ये क्रिएट हुआ था। अपडेट कब हुआ है? 2025 में अपडेट हुआ है। प्रोफाइल पिक्चर क्या लगी हुई है, ओटीपी टाइम स्टैम्प क्या है, ओटीपी काउंट क्या है, सब लिखा हुआ है यूजर के ऊपर। क्या ये तो हमने एक रैंडम यूजर बनाया था एप्लीकेशन। मैं तुम्हें गारंटी से बता रहा हूं, ये तुम्हें इतना प्रैक्टिकली कोई दिखा नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास ये होता ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? मेरा भी अगर कॉमन यूजर का लैपटॉप होता तो मेरे पास ये नहीं होता। ठीक है, कोई कॉमन यूजर होगा तो वो डेटाबेस थोड़ी सेटअप करके बैठा हुआ है अपने पास। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं ये आपको बात दिखा पा रहा हूं तो भाई समझ लेना, यूजर आईडी हमेशा, अब मैंने आपको बताया था ये इस यूजर आईडी की प्राइमरी की है, इसको मैं किसी दूसरे टेबल में इस्तेमाल करूंगा तो वहां पर ये फॉरेन की बन जाएगी। मैं कनेक्शन से डेटा निकाल सकता हूं। समझ में आ रही है बात? डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे स्टोर हुआ होता है। ये यूनिक की हम खुद भी किसी लाइब्रेरी के थ्रू जनरेट करा सकते हैं। अगर हम अपने डेटाबेस को अलाउ कर दें तो वो डेटाबेस भी इसको खुद से जनरेट कर रहा होता है। सही है? बात समझ में आ रही है? और डेटाबेस के अंदर हमारी बहुत सारी बातें हुई थी, रिलेशन हम बनाते हैं, वो तो सारी बात की बात है, लेकिन डेटाबेस इस तरीके का होता है, इसमें हर चीज का डेटा मौजूद होता है। बात क्लियर है? इस तरीके से बाकी यूजर भी होंगे। तो मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो मेरे पास 2-3 यूजर तो बने होंगे। कितने यूजर थे मेरे पास? बस ये इसमें मत जाओ, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? एक डेटाबेस में चीजें, कल भी मुझसे कोई बोला था डेटाबेस के वाले थे ना, तो देखो डेटाबेस के अंदर इस तरीके से डेटा स्टोर किया जाता है। कैसे स्टोर होता है, कैसे कहानी चलती है, वो तो बात की बात है, लेकिन एक्चुअली में डेटाबेस में डेटा ऐसे स्टोर होता है। लेकिन ये कौन सा, उसमें लिखा होता है ना MongoDB, ये MongoDB था। इसके अलावा SQL होता है, SQL के अंदर डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे अभी आप TDDR करके टेबल नहीं बना रहे थे, ऐसे टेबल के फॉर्मेट के अंदर SQL के डेटा स्टोर होता है। तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर होता है, वो इंस्टॉल करते हैं। लेकिन ये सर्वर बहुत ज्यादा मेमोरी भी, अब देखो मेमोरी यूटिलाइजेशन, अभी मैंने आपको टास्क मैनेजर में अगर मैं खोल के दिखाता ना, किसके बाद, MongoDB चलाने के बाद मैं टास्क मैनेजर खोलता तो आप देखना सीपीयू यूटिलाइजेशन कहां पहुंचा हुआ होता, मेमोरी यूटिलाइजेशन कहां पहुंचा हुआ होता, क्योंकि लास्ट होता है डेटाबेस आपने स्टार्ट कर दिया। बात समझ रहे हैं? तो वो टास्क है वो अच्छा खासा फिर आपका स्पेस यूटिलाइज कर रहा होता। ठीक है, सही। अब आइए, क्योंकि हमारी CMD और GUI के ऊपर बात थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस तरीके से काम कर रहा है और हमारा कमांड लाइन इंटरफेस किस तरीके से काम कर रहा है। तो भाई मैं आता हूं CMD के अंदर, कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर। तो भाई ये देखिए कुछ चीजें होंगी जो मैं आपको बता रहा हूंगा, तो आप उसको गौर से समझेंगे। ठीक है, पहली चीज, आप अभी खड़े हुए कहां, सी यूजर डेल डेस्कटॉप के, कहीं सी यूजर डेल में खड़े हुए। अगर मैं इसमें GUI के थ्रू जाने की कोशिश करूं तो ये देखो भाई, दिस PC सी ड्राइव के अंदर डेल लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक मिनट, मैं था कहां, सी यूजर्स डेल के अंदर। तो भाई ये यूजर्स पड़ा हुआ है, ये डेल पड़ा हुआ है, मैं इसके अंदर हूं अभी। अब ये देखो इसके अंदर सब कुछ है, इसी के अंदर डेस्कटॉप भी है,
इसी के अंदर डाउनलोड भी है, इसी के अंदर म्यूजिक भी है, माई प्रोजेक्ट भी है, मतलब सब चीजें जितनी चीजें। अच्छा इसके अंदर देखो डाउनलोड का फोल्डर इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो तुम इंस्टॉल करोगे वो कौन सी ड्राइव में आकर इंस्टॉल होगी? सी ड्राइव में। इसीलिए तो पहले कौन सी ड्राइव भर जाएगी? सी ड्राइव भर जाएगी। क्यों? डाउनलोड का फोल्डर कहां पड़ा हुआ है? सी ड्राइव में। तो जब भी कोई चीज इंस्टॉल हो रही है वो किधर आ रही है? सी ड्राइव में। और विंडोज भी कहां पड़ी हुई है? विंडोज की कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर की सारी फाइल्स है नीचे होंगी मेरे ख्याल से, वो सब भी कहां है? वो सब भी इसी में है। देखो ना, ये था तो ना हमारे पास, इधर पीछे करता हूं, ये देखो विंडोज की फाइल ये पड़ी हुई। तो विंडोज भी किधर है? सी यूजर के अंदर। आप समझ रहे हो? तो अभी मैं कहां खड़ा हूं ये तुम्हें समझ में आ गया? सी यूजर डेल के अंदर। डेल के अंदर डेस्कटॉप है, डेल के अंदर पिक्चर है, डेल के अंदर डाउनलोड है, सब कुछ डेल के अंदर है। बात समझ रहे हो? तो ये सी यूजर डेल डेस्कटॉप। आज चलो तुम लोग आज बहुत सारा फायदा होने वाला है। अगर तुम लोग पूछ नहीं रहा हूं, लेकिन आज मैं तुम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे हमने, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं तुम्हें लिनक्स भी चला के दिखाता हूं कि लिनक्स एक्चुअली में किस तरीके से काम करता है। दिखा दूंगा से लिनक्स होता क्या है। ठीक है, तो देख लेना। होपफुली कि मैंने उसको डिलीट नहीं किया होगा। हाँ, तो ये देखो, और मैं तुम लोगों को बताता ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे 2 विंडोज चला लो, तो वो भी चल रही है इसमें। ठीक है, तो ये देखो सी यूजर डेल के अंदर खड़े थे, डेस्कटॉप में जाना होगा तो सीडी की कमांड है। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। सीएमडी की जबान में फोल्डर को हम डायरेक्टरी कहते हैं। तो अभी हम कौन सी डायरेक्टरी में खड़े? डेल की डायरेक्टरी में। इससे मुझे डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में जाना, तो मैं क्या बोलूंगा? सीडी डेस्कटॉप। मैं किधर आ गया? अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन का मतलब नहीं है, अगर आप लोअर केस में रखेंगे तो वो आपको अपर केस में अगर कोई नाम होगा तो वहां पर ले जाएगा। अच्छा, अभी हमने देखा था कि डेस्कटॉप के इसी के अंदर, अब मुझे मान लो इससे पीछे आना है दोबारा, मुझे दोबारा कहां पर आना है? रूट पर। तो मैं बोलूंगा cd/del। अच्छा एक मिनट, मैं से बोलूंगा cd/, तो कहां ले आया मुझे? रूट पर ले आया, बिल्कुल सी के अंदर। अब सी के अंदर से मुझे कहां जाना है? डेस्कटॉप मुझे जाना है। अब डायरेक्ट मैं डेस्कटॉप पे नहीं जा सकता, क्योंकि सी के अंदर डेस्कटॉप नहीं है। सी के अंदर यूजर है, यूजर के अंदर डेल है, डेल के अंदर डेस्कटॉप है। ऐसा ही है ना? तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अगर मुझे डेल यूजर में जाना है तो क्या लिखूं? cd यूजर्स, यूजर में चला गया, फिर डेल, डेल के अंदर डाउनलोड में अगर मैं जाना चाहता हूं तो मैं चला गया कहां? डाउनलोड में। ठीक है, अब डाउनलोड के अंदर मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं डाउनलोड के अंदर एक फोल्डर बनाऊं, तो मैं लिखूंगा mkdir। mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी। mkdir का मतलब क्या है? मेक डायरेक्टरी। तो mkdir लिखो और फोल्डर का नाम लिखो जो तुम बनाना चाहते हो। तो मैं फोल्डर बनाना चाहता हूं किस नाम का? मैं बनाना चाहता हूं क्लास 9 के नाम का एक फोल्डर मुझे बनाना है। मैंने यहां एंटर किया, इसने फोल्डर बना दिया। चेक करें फोल्डर बना नहीं बना, डाउनलोड के अंदर जाकर। ये देखो भाई, आ जाते हैं किधर? हम जंक्शन से बाहर आते हैं, डाउनलोड में ये बन गया क्लास 9 का फोल्डर। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। दिख गया आपको? mkdir करके बना लिया हमने। सही है। अब क्या करते हैं? अब चलते हैं इस फोल्डर के अंदर जो अभी हमने बनाया है। कैसे जाएंगे इस फोल्डर में? कहां है ये वाला फोल्डर? डेस्कटॉप के अंदर। अभी मैं डाउनलोड के अंदर, और मैं डाउनलोड पे ही खड़ा हूं, तो मैं क्या लिखूं? cd क्लास 9। आ गया मैं क्लास 9 के फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब मान लो, तो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है किस तरीके से काम करता है सीएमडी? यही काम तुम GUI से भी कर सकते थे। डाउनलोड के अंदर जाते, राइट क्लिक करते, न्यू में क्लिक करते, फोल्डर में जाते, फोल्डर का नाम देते, फोल्डर बन जाता। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ये सारा काम हो जाता ना। इससे भी ये काम हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा काम तेज हो जाता है बस। बात समझ रहे हैं? इसके अंदर आपने फाइल्स बनानी है तो फाइल्स की अपनी कमांड है और बहुत सारी होती है। अच्छा, आप लोगों को याद है एक दफा मैंने आपको बोला था कि आप किसी आईपी एड्रेस को पिंग करके देखना चाहते हैं कि ये आईपी एड्रेस एक्सेसिबल है या नहीं है, तो करें। गूगल का आईपी निकालते हैं। गूगल का आईपी क्या है? आईपी ऑफ गूगल दे देगा, मसला नहीं है। आईपी एड्रेस यूज्ड बाय google.com। ये देखें, ये आ गया मेरे पास, बुला रही है। ये देख रहे हो 142.251.12.139। ये IPv4 एड्रेस है गूगल एलसी का, सिंगापुर का। लेकिन मुझे, मैं निकालता हूं इंडिया का, मतलब रिप्लाई नहीं आएगा। चलो ट्राई करते।
मैं इसको करता हूं पिंग, चेक करता हूं रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा। पिंग किया मैंने इस एड्रेस को, तो ये देखो रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाइंग फ्रॉम दिस पिंग स्टैटिस्टिक्स। देखो 4 रिक्वेस्ट सेंड हुई, रिसीव 4 हुई, इसका मतलब क्या है, ये आईपी एड्रेस एक्टिव है। अब मैं चेक करना कि चाहता हूं इस आईपी एड्रेस पे चल क्या रहा है, मैं ये देखना चाहता हूं इस आईपी एड्रेस पे चल क्या रहा है। तो भाई गूगल पे आके मैंने ये रिप्लाई आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ इस आईपी एड्रेस पे चल रहा है, मैंने ये डाला। लो भाई इस पर तो गूगल का ब्राउजर चल रहा है सिंगापुर में, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो यार। नहीं बेटा, यकीनन गूगल ने ये एप्लीकेशन किसी सर्वर पे डिप्लॉय की होगी, तो तुम उसको किस नाम से सर्च करते हो, google.com, ये इसका डोमेन नेम है ना, इसके पीछे एक सर्वर का आईपी होगा, तो वो जो आईपी हमने हिट किया था वो उस सर्वर का था। लेकिन आईपी सर्वर में जाने से पहले डीएनएस पे जाती है, तो डीएनएस पे रिक्वेस्ट गई, उसने मुझे वो ब्राउजर खोल के दे दिया। अगर ये डाउन हुआ होता, अगर इस पर कुछ नहीं चल रहा होता तो मुझे रिप्लाई नहीं मिलता, रिप्लाई मिला इसमें कुछ ना कुछ चल रहा था, तो इसे मैंने हिट करके देखा, पता चला ब्राउजर चल रहा है भाई इस पे। समझे, ये हो रहा है काम पीछे इसके, ठीक है। इतनी बात तुम लोग की समझ में आती है। तो इस तरीके से पिंग करके चेक कर सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप अपने सिस्टम की आईपी देखना चाहते हैं, आपकी लोकल मशीन की आईपी क्या है, तो आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, कुछ तो लिखेंगे, लिखेंगे हम आईपी कॉन्फ़िग। क्या लिखेंगे, आईपी कॉन्फ़िग। ये बोलेगा भाई स्पेस नहीं दो, क्या कर रहे हो, ठीक है। IPv4 एड्रेस देखो क्या लिखा हुआ है, 192.168.1000.4 100.4 पे क्या चल रहा है, ये मेरे सिस्टम का आईपी है। बात समझ रहे हो क्या है भाई, ये मेरे अपने इस कंप्यूटर की आईपी एड्रेस है। तो बोला था ना सोर्स आईपी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, तो ये रहा आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सही है, मतलब आपके मशीन का आईपी एड्रेस इस पे चल रहा है काम, ठीक है। तो पता चल गया मशीन का आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं। तो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, कंप्यूटर उसके अलावा भी कुछ तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, उसके अलावा भी दुनिया चल रही है बेटा। चलो अब मैं तुम लोगों को जो है, ये तो एक नींद लेके उठा है, जाग जा भाई। ये देखो, अब ये देख लो, ये मैं अब दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं इसी मशीन पे, लिनक्स का। इसको चलाने के बाद मैं तुम्हें टास्क मैनेजर दिखाता हूं, वो कहां जाता है, विंडोज का। वो तो बेचारा शहीद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लोड आ जाता है ना, लाजिम बात है। क्या मतलब आपकी जो लोकल मशीन है, तुम बहुत सारे बैठे हो ना, तुम बहुत सारे में कोई एक दो ही होंगे जिनको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, वो वही होंगे जिनका फोकस बना हुआ है। बहुतों को नहीं समझ में आएंगे, बहुतों के लिए है भी नहीं, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, जिसके समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। तो ये बंटू जो है, ये लिनक्स का ही फ्रेमवर्क है, मतलब लिनक्स का एक मॉडल है। ये देख रहे हो माउस इंटीग्रेशन कर रहा है, यहां नहीं लिखा हुआ रहा, इसको इधर करो, माउस इंटीग्रेट कर रहा है, ऑटोमेटिक कैप्चर कर रहा है चीजों को, तो ये हो जाएगा, भी चल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये लो, ये यहां मेरी चल रही है विंडोज, मैं दिखाता हूं, ये चल रही मेरी विंडोज और ये चल रहा मेरा लिनक्स। इसका भी सीएमडी होता है, इसके सीएमडी में आप जाएंगे टर्मिनल से, तो यहां आ जाएंगे, इसका आईपी अब मेरी ही मशीन पर एक और वो चल रहा है, ये किस आईपी एड्रेस पे चल रहा है, विंडोज लिनक्स में होता है आईपी एडीडीआर, आईपी एड्रेस क्या होता था, हाँ होता था आईपी एडीडीआर। क्या हो गया,
हाँ ये देखें, इसके अंदर होता है, इसके अंदर आपको स्पेस देना पड़ता है, उसमें आप स्पेस ही देते हैं। इसमें कहते हैं आईपी एडीडीआर करेंगे तो ये देखो IPv4 एड्रेस आ रहा है कहीं, इंटेल, ये देखो 192.168.100.32 पे मेरे पास क्या चल रहा है इस मशीन पे, लिनक्स चल रहा है। अब ये देखो जरा टास्क मैनेजर का हाल देखना, क्योंकि मैंने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम साथ चला लिए ना, तो अब परफॉर्मेंस देखना, पहले मेमोरी 53% पे थी, अब देखना शुरू करते हैं। मेमोरी चली गई 66% पे बढ़कर, ठीक है इतना स्पेस तो नहीं ले रहा, लेकिन 66% इनफ होती है। तो कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, किस तरीके से काम हो रहा है। बंद कर देते हैं इसको, क्यों लैपटॉप को परेशान करना। ये लिनक्स है बेटा, मैंने आपको बताया था ना, एक मशीन पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाते हैं, बस आपको उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई है। HTML समझ में आ गई, ऑफिस ऑटोमेशन समझ में आ गया, CMD क्या होता है, डेटाबेस किस तरीके से काम कर रहा होता है, सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, बंद कर दो इसको, पॉज कर दो, बंद कर दो।